जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐतिहासिक स्थल, जिसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है। यकीन माने, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपको तब यकीन होगा जब कोई एग्जाम में आप बैठेंगे और मंदिर, गुंबद, स्तंभ के बारे में जब पूछता है, और जहां तक उम्मीद है कि सारे एग्जामों में आते हैं और अक्सर एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद ये कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बहुत अच्छा आपके लिए ये उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी। इसे आप याद कर लें, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही याद रखेंगे और वैसे ही लिखें, ताकि आपको हर एक चीज एक कहानी की तरह याद हो जाए। क्योंकि मैं आपसे कह रखा हूं, वादा कर रखा हूं कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे। ठीक है, और टीचरों की तरह मुझे चिल्लाना नहीं आता, उछलना कूदना नहीं आता। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए आप लोगों को ना अच्छा लगे, वो बात की बात है। पर मेरा जो नेचर है, प्यार से पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से समझाना, ये मैं करता रहूंगा। आगे आपकी मर्जी, आप अगर मुझे अपना प्यार देना चाहते हैं तो बेशक मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा 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 खड़ा रहूंगा आपके साथ। क्योंकि मेरा मकसद है कि यह शिक्षा हर उन घरों तक पहुंचाए जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर पैसों की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ताकि हर बच्चों तक मैं अपना ये क्लास पहुंचा सकूं, मैं अपनी शिक्षा पहुंचा सकूं, ताकि हर एक बच्चे इससे फायदा ले सके। अब मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि मैं जितना भी चीजें पढ़ाऊंगा, ये हमेशा हमेशा के लिए फ्री ऑफ कास्ट ही होगा, कभी इसके चार्जेस नहीं होंगे। आगे चलकर जो भी मुझे इनकम होगी यूट्यूब के जरिए, आप लोगों के सहयोग से जो भी मुझे इनकम होगी, यूट्यूब मुझे जो भी देगा, इस पैसे का मैं बहुत गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है, क्योंकि मनुष्य का जीवन लेकर पैदा हुआ हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहिए, वरना जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने पहले ही बता दिया, ऐतिहासिक स्थल, जिसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में। तो मैंने क्या लिखा है कि हेलियोडोरस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ। ठीक है, एग्जाम में गरुड़ स्तंभ भी आ सकता है और हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में ये स्थित है। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। और यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो क्या क्या देखा आपने कि हेलियोडोरस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है और यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, आगे देखें। यह स्तंभ ब्राह्मी लिपि स्तंभ शिलालेख पत्थर से निर्मित स्तंभ है। ठीक है, मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और शिलालेख जो है हमारा पत्थर से निर्मित स्तंभ है। ये पत्थर से बनाया गया है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, और इस स्तंभ को विदिशा में लगभग 110 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा पूर्व में हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो कि एक यूनानी राजदूत था। कौन राजदूत था? तो ये हेलियोडोरस जो था, हेलियोडोरस के नाम से हेलियोडोरस स्तंभ भी पड़ा। तो हेलियोडोरस जो था वो कौन था? तो वो एक यूनानी राजदूत था। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था।
कब बनवाया गया था? तो 110 ईसा पूर्व में बनाया गया था, ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, कब बनवाया गया था? तो ईस्वी में बनवाया गया। ईसा पूर्व कह सकते हैं या ईस्वी भी कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो आप इसको ईसा पूर्व भी कह सकते हो, ईस्वी। ठीक है, तो ब्राह्मी ये किसमें लिखा गया? तो ब्राह्मी लिपि में है। किससे निर्मित है? तो पत्थर से निर्मित स्तंभ है। किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। ये हेलियोडोरस स्तंभ को अन्य एक नाम है जिसको हम गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। बस इतनी चीजें आपको हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, अक्सर एग्जामों में आते हैं, वो है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, देखिए डिजिटल बोर्ड होता है मेरे पास, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मेरी शुरुआत हुई है। अब मैं भी इतने बड़े घर का नहीं हूं कि मैं 3.5-4 लाख 5 लाख का डिजिटल बोर्ड लगा सकूं। ठीक है, कोशिश है कि अभी मैं आपको इसी से पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अगर शेयर किया तो जल्दी से जल्दी मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं भी डिजिटल बोर्ड लगा लूँ। ठीक है, और जिससे मैं आपको बहुत सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मुझे भी बहुत खराब लग रहा है कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखें कि बृहदेश्वर मंदिर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? एक कहानी की तरह देख लें कि बृहदेश्वर मंदिर को पेरुवार पेरुवुदय्यार क्या है? पेरुवुदय्यार कोविल, ठीक है, कोविल या फिर राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या किया देखा कि बृहदेश्वर मंदिर को पेरुवुदय्यार कोविल, ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, पेरुवुदय्यार कोविल या फिर राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी बृहदेश्वर मंदिर को जानते हैं। आगे देखें, यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, जैसे जैन भी होता था और बुद्ध मंदिरें होती थी, वैसा नहीं, ये एक सिर्फ क्या है? एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और हेलियोडोरस स्तंभ किसको समर्पित है? तो वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आगे देखें, ये कहां पर स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर। ठीक है, कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर यह मंदिर स्थित है। आगे देखें, इसे तमिल शासक राजा राज चोल प्रथम ने, ठीक है, हमने इनके बारे में सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। इसे तमिल शासक राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का एक हिस्सा है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि उस मंदिर का नाम बताएं। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन रहता है विदेश्वर मंदिर। इसमें से कौन सा मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत के में शामिल है? एक हिस्सा है, तो आप याद रखेंगे विदेश्वर मंदिर जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखें, इस मंदिर को दक्षिण मेरु के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण मेरु के नाम से भी जानते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर को पेरुवुदय्यार कोविल या राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तथा इसे तमिल शासक राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में एक हिस्सा है।
इस मंदिर को दक्षिण मेरू के नाम से भी जानते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं फिर बताऊंगा, मैं और टीचरों की तरह बहुत उछल कूद नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर चाहूंगा, मैं इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा नहीं करा पाता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी यही लैंग्वेज आपको पसंद आएगी। तो पसंद आए, देखिए मुझे पढ़ना है, इंटरटेनमेंट तो आप दोस्तों के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब हम पढ़ेंगे, तीसरा चीज है जो गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। गोल गुंबद, देखिए गोल गुंबद या फिर गोल गुंबज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। गुंबद गुंबज दोनों एक ही चीज है। जो बीजापुर में स्थित है, कहां पर स्थित है? तो बीजापुर में। कहां स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया कि बीजापुर में स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किसे कहा जाता है? तो वो है, कौन सा है? तो उसे हम गोल गुंबद या फिर गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। आगे देखें। यह गुंबद या फिर गुंबज विजयपुरा या बीजापुर में सबसे प्रसिद्ध है। ये जो गुंबद है, गोल गुंबद जो है, वो विजयपुरा या बीजापुरा में सबसे प्रसिद्ध गुंबद है। आदिल शाह के मकबरे का निर्माण इनके मतलब आदिल शाह के मकबरे मतलब गोल गुंबद का निर्माण 1556 ईस्वी में वास्तुकार याकूत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो क्वेश्चन बनेगा कि गोल गुंबद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वास्तुकार याकूत के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो किसकी याद में, किसके लिए बना? तो आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे का निर्माण कब कराया गया था? तो 1556 ईस्वी में कराया गया था। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बात सब कुछ क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूं और फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो देखें मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद जो कहां पर स्थित है, किसने बनवाया, ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आगरा में ये स्थित है। कौन? मोती मस्जिद। आगे देखें। जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तो मोती मस्जिद स्थित कहां पर है? तो वो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यह मस्जिद मस्जिद उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जो मैंने आपको पहले भी ऊपर बता दिया, ठीक है। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस शहर में है? तो आगरा शहर में है, ठीक है। आगरा में ताजमहल भी बहुत फेमस है, आप जानते हैं, ठीक। आगे देखें। तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था। किसने? तो शाहजहां ने। कहां पर? आगरा में। आगरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य। देखें दिल्ली में स्थित लाल किला, लाल किला कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। स्थित लाल किला परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोती मस्जिद जो है वो दो है। एक वो जो आगरा में स्थित है, किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। एक मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किला के अंदर स्थित है, तो उसको किसने बनवाया था? तो उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा शाहजहां ने करवाया। फिर अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा कि दिल्ली में इस लाल किला के अंदर, परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो उसका आपका आंसर होगा औरंगजेब ने करवाया।
तो दिल्ली में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब, और आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो उनका नाम है शाहजहां ने करवाया। ठीक है, शाहजहां ने ही मुमताज की याद में आगरा लाल किला भी बनवा लिया। ये सब चीजें आप ख्याल रखें। आगे देखें, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बीबी का मकबरा, मतलब वाइफ। बीवी मुस्लिम समुदाय में औरत को वाइफ कहते हैं। ठीक है, सॉरी मुस्लिम समुदाय में औरत को बीवी बीवी कहा जाता है, मतलब वाइफ को बीवी कहा जाता है। शरीके हयात भी एक लफ्ज है कि औरत को शरीके हयात भी कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय में। देखिए, बीवी का मकबरा, यह मकबरा औरंगजेब औरंगजेब कह रहा हूं, यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, दोनों कहाँ है, तो भारत में स्थित है। काफी बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1660 ईस्वी, मतलब 1660 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलचस्प बानो बेगम की याद में बनवाया। देखिए, औरंगाबाद से आप रिलेट कर लेंगे कि औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित, ठीक है, भारत में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1660 ईस्वी में, मतलब 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलचस्प बानो बेगम की याद में बनवाया। ठीक है, आगे देखें, इस मकबरे को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है, तो बीबी का मकबरा को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे हवा महल के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, और जयपुर में एक महल है जिसे हम हवा महल के नाम से भी जानते हैं। क्या आपने जाना कि हवा महल की बाहर की दीवारों में जो खिड़कियां लगी हैं, वो कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल उसको क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि हवा महल के आप अंदर जाएंगे तो आप कहीं भी खड़े रहें, किसी भी कोने खड़े रहें, तो आपको हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी। जयपुर को ही पिंक सिटी, मतलब गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो 953 खिड़कियां हैं किसमें, हवा महल, जो महल बना हुआ है जयपुर में, उसमें 953 खिड़कियां हैं, और इसको बनवाया गया था 1779 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1799 सॉरी 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप, मेरे ख्याल से आपको ये बात पता चल गई होगी। अब आप इसको देख लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब हवा महल के बारे में। देखिए, यह महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया, तो आपने एक नाम सुना होगा, सवाई प्रताप सिंह के नाम। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण राजस्थान के जयपुर में करवाया गया, जो गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। तो जयपुर को ही गुलाबी शहर कहा जाता है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब गुलाबी कलर किसको पसंद है? गुलाबी कलर लड़कियों को, औरतों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रख लें। आप कभी भी अपनी फ्रेंड्स को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने सिस्टर इन लॉ, भाभी को, मतलब किसी भी रिलेटिव, जरूरी नहीं है वो गर्लफ्रेंड ही हो आपकी, किसी भी फीमेल पर्सन को अगर आप गुलाबी चीज अगर देंगे तो वो बहुत पसंद करती है। ठीक है,
बहुत अच्छा लगता है उनको। अब क्यों अच्छा लगता है ये मुझे नहीं पता, पर उन्हें गुलाबी चीजें बहुत पसंद आती हैं, औरतों को, लड़कियों को बहुत पसंद आती है। तो मैंने क्या बताया, हवा महल। यह महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब गुलाबी शहर जो जयपुर में स्थित है, और तथा इसकी बाहर की दीवारों पर 953 मतलब 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, यही 953 खिड़कियों से हवाएं आती रहती हैं, और कहीं भी आप बैठे रहें जयपुर के गुलाबी शहर मतलब हवा महल में, तो आपको हवाएं लगती रहेंगी। इसीलिए इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जितनी ये विंडो जो है ना, विंडो ऐसी बनाई ही गई थी वहां पर, ऐसी बनवाया ही गया था। प्रताप सिंह ने ऐसा बनवाया, सवाई प्रताप सिंह ने, कि रानियां या हम लोग जहां भी बैठे रहे तो सबको हवा मिलती रहे। फिर देखिए, एक छोटा सा चीज है कि कुंभ मेला अक्सर आप लोगों ने जो प्रयागराज के होंगे, उज्जैन के होंगे, हरिद्वार के होंगे और नासिक के होंगे, खास तौर से वो जानते हैं, वरना ये पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में विख्यात है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 साल में पड़ता है। ठीक है, होता है। एक महाकुंभ होता है, एक कुंभ होता है। यह मेला 4 स्थानों मतलब 4 शहरों पर लगते हैं। देखिए, एक नहावन होता है जो हर साल पड़ा रहता है, 10 साल 5 साल जब देखिए तब नहावन होता रहता है ना हर सीजन में, तो उसके लिए नहीं। जो कुंभ मेला एक महाकुंभ लगता है, वो 12 साल और 24 साल के बीच में लगता है। ठीक है, 12। तो क्या हमने लिखा कि यह मेला हर 12 साल में होता है। यह मेला 4 स्थानों मतलब शहर पर लगते हैं। उस शहर के नाम आपको याद रखने होंगे। एक का नाम है प्रयागराज, दूसरा शहर है उज्जैन, तीसरा शहर है हरिद्वार, और चौथा शहर है नासिक। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। उछलना कूदना मैं भी ऐसे ऐसे उछलूं तो आपको शायद अच्छा लगे, पर क्या करूं, मुझे नहीं आता। ठीक है, तो इतनी चीजें जल्दी से आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 चीजें और मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, जिसको आप पढ़ के, जैसे बारावती किला है और कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में अक्सर एग्जामों में आ जाता है, इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अब एशियन हिस्ट्री मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, और अब मिडियल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखें। देखिए, इस क्लास के अब यही 2 चीज आपको और पढ़नी है। इससे ज्यादा एग्जामों में आप कहीं नहीं पूछता। मंदिर, स्थल, धरोहर जो भी चीजें हैं, हमने आपको सब कुछ क्लियर करा रखूंगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। अक्सर एग्जाम में आपने भी देखा, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि ये एग्जाम में कितने आते हैं, और जो नए स्टूडेंट अभी तैयारी के लिए आए हैं, तो उनको तो अभी नहीं नॉलेज होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। उसके लिए आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, बस आप मेरे साथ लगे रहें। ठीक है, मैं फिर बता दूं, मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी सब फ्री होगी, लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री। चाहे इतने बुलंदी पे पहुंच जाऊं, चाहे जितनी ऊंचाई पहुंच जाऊं, मेरा ऊंचाई पे पहुंचने का है सब आपके ही वजह से होगा। आप लोग मुझे चाहेंगे तो मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा, और आप लोग चाहेंगे तो मैं यहीं पे रुका रह जाऊंगा। तो जब आपकी ही बदौलत मैं अगर नाम कमाया, ऊपर गया, मेरा चैनल ग्रोथ किया, तो मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको हमेशा हमेशा फ्री ऑफ कास्ट ही पढ़ाऊंगा। मैं आज आपसे वादा करता हूँ। इसीलिए मैं आपको अपना पर्सनल नंबर थंबनेल पे लगा देता हूँ, जिससे आप हमेशा मुझसे ऐड व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर उड़ीसा, ओडिशा मतलब उड़ीसा, ठीक है, इसको ओडिशा भी कहा जाता है और उड़ीसा के नाम से भी जाता है, कि कोणार्क में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। यह मंदिर
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, आगे देखें, तथा यह सूर्य देवता को समर्पित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर से आप रिलेट कर सकते हैं किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, अब किसने बनवाया था हम सारी चीज आपको बताते चलेंगे। तो इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया, मतलब बनवाया गया था। और तथा इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर आप सही आंसर लगाएंगे। आगे देखें, लास्ट है तो जिसको हम लोग बाराबती किला के नाम से जानते हैं। शायद पहली बार आप लोग नाम सुने हैं, जो पढ़ते होंगे उनको पता है, जो नए बच्चे हैं उनको ये बारे में इसको नहीं पता होगा, तो इसलिए परेशान मत हो, मैं बता रहा हूं आपको। बाराबती किला, इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। यह 14वीं शताब्दी का किला है। ठीक है, जो उड़ीसा के कटक के पास गंगवंश के द्वारा करवाया गया था। ये याद रखें, गंगवंश के द्वारा करवाया गया था। कौन सा, वो है बाराबती किला। किसके द्वारा करवाया गया, तो गंगवंश के द्वारा करवाया गया था। यह किला कैसवीं शताब्दी का है, तो 14वीं शताब्दी का यह किला है। ठीक है, अब कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा के कटक के पास स्थित है। और किसने करवाया, तो गंगवंश के द्वारा करवाया गया था। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे साथ आप लगे रहें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मुस्कुराते हुए पढ़ें। अब प्यारा सा कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में कर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं। मैंने आपको बताया एशियन हिस्ट्री मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। आगे से हम लोग मिडियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एशियन हिस्ट्री से जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां जहां से बनते हैं, एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन उठाता है, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दिया, बिल्कुल क्लियर करा दिया है। अब आपको एशियन हिस्ट्री में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है। यकीन माने इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो और जल्दी से जल्दी तैयार रहें आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अब हम मिडियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, कुछ दिन बाद करंट अफेयर भी शुरू करूंगा। ओके, और वैसे उम्मीद है तो मैं 1 जून से ही करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा। और इंग्लिश ग्रामर भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, हिंदी मैंने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और यकीन माने इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, बस मेरे साथ लगे रहें, मन लगा के पढ़ें आप, क्योंकि मेरा मकसद है आपको कामयाबी तक पहुंचाना। बस आपका काम है कि आप मेरे साथ लगे रहें, मन लगा के पढ़ें, बेहिचक पढ़ें। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7844085202। मैं यहाँ पर भी एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लें, 7844085202। इसको आप लोग सेव कर लें MS सर के नाम से। ठीक है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझे मैसेज करें। ठीक है, और बहुत कुछ मैं आपको देना चाहता हूं, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नए उमंग नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।